नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग बेटा। अब जो अपन स्टार्ट कर रहा हूँ आज की जो क्लास में आपको बताऊंगा मुद्रा और साख, मनी एंड क्रेडिट क्या होता है। अगर आप पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हो तो पहले नंबर तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना है। उसके बाद मैथ और साइंस के भी आपको प्रॉपर वे में मिल जाएंगे, सारा मटेरियल मिल जाएगा, विद ऑब्जेक्टिव टाइप से मिल जाएगा। अब हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं सोशल साइंस की, सामाजिक विज्ञान की, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे फेल होते हैं। तो हमने सोचा है कि चलो अब अपने चैनल पे सोशल साइंस भी हम स्टार्ट करेंगे कि बच्चों को किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आई। अगर आपने समरी माइंड में बैठा ली, समरी आपने अच्छे से दिमाग में बैठा ली, तो समझ जाना सारी की सारी चीज आपको क्लियर हो जाए। तो चैप्टर का नाम है अपना मुद्रा और साख, मनी एंड क्रेडिट। 20 वाला चैप्टर है। हिंदी मीडियम में मैं अलग पढ़ा रहा हूँ और इंग्लिश मीडियम में अलग पढ़ा रहा हूँ। समरी स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आपको ऐसे टॉपिक हैं जो मोस्ट आईएमपी हैं। हर बार इस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे आप एमपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, किसी की बोर्ड से हो, सारे बोर्डों में इस टाइप से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछता है। तो पहले अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका दोहरा संयोग। दोहरा मतलब आ रहा है डबल। दोहरा को मतलब क्या होता है? दोहरा मतलब होता है डबल। अब इसमें क्या बोल रहा है, जब दोहरा मतलब क्या होता है? डबल। कितने लोगों की बात कर रहा है? दो लोगों की बात कर रहा है। जब दो लोगों के पास ऐसी वस्तुएं होती हैं, अब कितने लोगों की बात कर रहा है? जब दो लोग हैं उनके पास ऐसी वस्तु होती हैं जिनका आदान प्रदान करने से दोनों को खुश, मतलब दोनों क्या होते हैं? खुश होते हैं। अब बात कर रहा है दो लोग हैं, उनके पास कोई ना कोई वस्तु है, उन वस्तु का क्या कर रहे हैं? आदान प्रदान कर रहे हैं, और आदान प्रदान से उन दोनों को क्या मिल रही है? खुशी मिल रही है, याद रखना। तो इस आवश्यकता को क्या बोलते हैं? अपन दोहरा संयोग कहते हैं। इतना आया सबको समझ में कि क्या बोलते हैं इसको। फिर आता है यह वस्तु विनिमय प्रणाली की एक विशेषता है। ये क्या हो रहा है कि दोहरा संयोग जो होता है ये वस्तु विनिमय, विनिमय मतलब का भी, विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज। याद रखना क्या होता है? एक्सचेंज। ये उसी की क्या एक प्रक्रिया है या इसकी एक विशेषता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का इस्तेमाल किए बिना वस्तुओं का आदान प्रदान किया था। अब वस्तु विनिमय प्रणाली में ने क्या बोला है कि मुद्रा का इस्तेमाल किए बिना, मतलब अपन जैसे, मतलब बिना मुद्रा के भी अपन आदान प्रदान कर सकते। जरूरी नहीं है कि पैसे देंगे तभी हमारे पास कोई वस्तु आई। अब वस्तु को बेच से और खरीद से भी मुद्रा के रूप में उपयोग कर सकते हो। इस स्थिति में दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तु बेचने और खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है। पर लेकिन दोनों को सहमत होना जरूरी है, यह आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था अपना कौन सा भैया? दोहरा संयोग, मतलब डबल कोइंसिडेंट जिसको बोला जाता है। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि मेन टॉपिक आपका यही है। फिर अगला टॉपिक इसमें पढ़ेंगे अपन विनिमय, ठीक है। क्या पढ़ेंगे बेटा? विनिमय। अब विनिमय आपको बता दे रहा हूं, विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज। विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज, मतलब बदलना। इसमें क्या है कि किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना। अब इसमें क्या हो रहा है? वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। विनिमय में क्या होता है? वस्तुओं का। तो किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना होता है। जब हम किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देते या प्राप्त करते हैं तो उसे विनिमय कहलाता है। उसको क्या कहते हैं अपन? विनिमय का कार्य होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गेहूं देकर चावल लेना। क्या बोल रहा है? गेहूं देकर हम क्या ले रहे हैं? चावल लेना। आलू देकर दाल लेना। तो ये होता है आपका विनिमय। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पहला टॉपिक अपन को मैंने बताया आपको कि दोहरा संयोग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद विनिमय क्या होता है, ये आपको मैंने समझा दिया है। अब बेटा इसके बाद जो अगला टॉपिक है, तीसरा टॉपिक आ रहा है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको बोला जाता है आरबीआई। ये टॉपिक भी आता है, पूछता है क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको बोलते हैं आरबीआई। अब इसको मैं पूरा अच्छे समझाता हूँ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसको मैं कन्वर्ट करके लाया हूँ। एक नोट्स बना लेना, आप लोग भी नोट डाउन करते चलना, आपको क्लियर समझ में आएगा। तो सबसे पहले लिखा है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक का शॉर्ट नाम, जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसका शॉर्ट नाम क्या है? आरबीआई। पहले चीज क्लियर हो गया कि भारतीय रिजर्व बैंक का शॉर्ट नाम होता है आरबीआई है। फिर उसका आता है भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक होता है। केंद्र का मतलब होता है, केंद्रीय बैंक मतलब सेंट्रल बैंक होता है, याद रखना।
भारतीय रिजर्व बैंक क्या हो रहा है, हमारे भारत का एक केंद्रीय बैंक होता है। फिर उसका आरबीआई एकमात्र संस्था या एक ऐसी संस्था या एक सोसाइटी है जिसके पास करेंसी नोटों की छपाई पर नियंत्रण है। इसके ऊपर है आरबीआई क्या करती है, पूरा कंट्रोल करती है, कितना क्या नोट छापना, सब नियंत्रण का काम भी आरबीआई करती है। आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक, याद रखना भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, याद रखना आरबीआई का जो मुख्यालय वो कहाँ है, मुंबई में स्थित है, आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है रिजर्व बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में होता है। रिजर्व बैंक जो होती है भारत सरकार का क्या होता है, पूरा का पूरा स्वामी किसका होता है, भारत सरकार का होता है। आरबीआई गवर्नर का कार्यालय 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया था, याद रखना आरबीआई का जो कार्यकाल होता है, सॉरी कार्यकाल मतलब कितने टाइम तक इनको अपन बनाया जाता है, तो 3 साल के लिए बनाते हैं, याद रखना। उसका फिर दूसरे को बनाना पड़ता है। फिर उसके बाद याद रखना इसका मेन अगर विशेषताएं वगैरह ही पूछ लेता तो क्या लिख सकते हो आप, नोट जारी करना, भारत सरकार का एक बैंक होता है, आरबीआई सभी बैंकों पर नियंत्रण का काम करता है, यह बैंक अन्य बैंक से कैसी होती है, भिन्न होती है। एक शॉर्ट तरीके से आप इसमें ये सभी याद कर सकते हो, बीच में आप आरबीआई लिख दो। आरबीआई क्या करता है, नोट छापती है। आरबीआई का जो कार्यालय है, मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय का हेडक्वार्टर का मुंबई में। आरबीआई जो होती है पूरा कंट्रोल भारत सरकार होता है। फिर इसका आरबीआई का कार्यकाल कितना, 3 साल का होता है। आरबीआई जो होती है सारी बैंकों से कैसी होती है, भिन्न होती है। फिर आरबीआई क्या करती है, नोट तो छापती है पर उन पर नियंत्रण का काम भी करती है। तो इतना फैक्ट मैंने आपको बताए हैं आरबीआई के, तो ये आपको पता होना चाहिए मेन फैक्ट, ठीक है। 3 साल याद रखना, मुख्यालय कहाँ होता है, इसका गवर्नर कितने साल के लिए बनाया जाता है, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, भारतीय रिजर्व बैंक होता है, आरबीआई का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, आरबीआई होता है। इतना आपको माइंड में बिठा लेना है। अब याद रखना है बेटा, जो टॉपिक आ रहे हैं, अगला टॉपिक है औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक, औपचारिक ऋण और अनौपचारिक ऋण क्या होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें आपको दिमाग में रखना है, पॉइंट वाइज आपको माइंड में बिठा लेना। अगर क्वेश्चन आता है कि औपचारिक ऋण क्या होता है तो 1 साइड का ये पूरा नोट डाउन कर लेना। अगर आता है आपसे कि अनौपचारिक ऋण क्या होता है तो इस साइड का पूरा उतार लेना, क्योंकि एक तो डिफरेंस मतलब एक तो अंतर भी याद हो जाएंगे, फिर इनकी आपको अलग अलग सेपरेट परिभाषा भी आपको याद हो जाएगी किस तरीके से लिखना, वो मैंने आपको बता दी। पहला पॉइंट इसमें बैंक तथा सहकारी, सहकारी मतलब या सरकारी समितियों द्वारा दिए गए ऋण को औपचारिक ऋण कहते हैं। औपचारिक ऋण मतलब होता है पैसा लेना, तो अपन पैसा लेंगे तो किन किन से लेंगे, बैंक और सरकारी समितियों से लेंगे, याद रखना पहली चीज। अब बात करते हैं अनौपचारिक ऋण। अनौपचारिक ऋण में याद रखना एक साहूकार से लेंगे, व्यापारी से लेंगे, मालिक से लेंगे, रिश्तेदार से ले सकते हैं पैसा, मित्र से ले सकते, द्वारा दिए गए ऋण को अपन अनौपचारिक ऋण कहते हैं। इतना क्लियर हुआ कि नहीं। अनौपचारिक ऋण में क्या होता है, अपन पैसा किसके, साहूकार से ले सकते हैं, व्यापारी से ले सकते हैं, मालिक से ले सकते हैं, रिश्तेदार से ले सकते हैं, मित्र से ले, इन सबसे पैसा ले सकते हैं। इसमें हम पैसा किससे लेंगे, बैंक और सरकारी समिति से लेंगे, इसमें अपन इन लोगों से पैसा ले सकते हैं। ऋण मतलब लेना, पैसा लेना। फिर उसके बाद आता है औपचारिक ऋणदाता एक निश्चित तथा निम्न ब्याज दर पर ऋण देते हैं, याद रखना। औपचारिक ऋण से अगर अपन ने पैसा लिया या बैंक से अगर अपन ने पैसा लिया तो वो क्या करेगी, अपने को टाइम फिक्स कर देगी, भाई 3 साल के लेना है, 5 साल के लेना है या 7 साल के लिए लेना। और ब्याज कैसा रहता है, निम्न दर पर ब्याज ऋण लेती। लेकिन अनौपचारिक ऋणदाता से क्या होता है, ये मनमानी करेंगे। पहली चीज अपन क्या करेंगे, मनमानी करेंगे, उच्च ब्याज मतलब ज्यादा ब्याज लेंगे, याद रखना। ये होता है अनौपचारिक। फिर उसके बाद आता है थर्ड वाला पॉइंट, इसमें बोल रहा है कि जो ब्याज की दर क्या होती है, कम होती है, याद रखना। पहली चीज जो आपका आता है थर्ड पॉइंट, इसमें बोल रहा है ब्याज की दर क्या होती है, इसमें कम होती है। ब्याज मतलब होता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इसमें कम लेते हैं, इंटरेस्ट इसमें क्या होता है, अधिक होता है, याद रखना। फिर उसका इसका लास्ट है, ये भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में कार्य करती है, याद रखना। ये क्या करेगी, भारतीय रिजर्व बैंक जो होती है उसके निगरानी में काम करेगी। इनकी देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं होती, इनको देखरेख करने के लिए कोई संस्था नहीं होती। तो बेटा देखो, ये तो मैंने आपको इसमें अंतर बताया, तो आप लोग क्या करना, ये अंतर अच्छे से याद कर लेना, बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्वेश्चन इससे बहुत बार आए हुए हैं। अगर आता है कि औपचारिक ऋण किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बताया कि 1 साइड का ये पूरा का पूरा आप इसमें लिख देना।
अगर आता है अनौपचारिक ऋण किसे कहते हैं, तो ये वन साइड का पूरा नोट डाउन कर देना, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक अच्छे से कर लेना, आपको समरी पढ़ने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं आज के क्लास में आपको समरी जरूर बताऊंगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं इसकी समरी। चलो अब स्टार्ट करते हैं समरी। तो सबसे पहला आता है कि मुद्रा और साख। मुद्रा मतलब होता है मनी, साख मतलब होता है क्रेडिट या क्रेडिट कार्ड समझ लीजिए। क्या है इसमें कि मुद्रा का प्रयोग हमारे प्रतिदिन के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मुद्रा जो होती है हमारे जीवन की बात कर रहा है, हमारे जीवन की हर दिन, प्रतिदिन का मतलब हर एक भी बोल सकते हो, हर एक दिन का क्या होता है एक बहुत बड़ा हिस्सा है। फिर उसके बाद हर कोई मुद्रा के रूप में, हर कोई क्या करेगा, मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है, याद रखना। फिर मुद्रा का उपयोग अपनी जरूरत की चीजों खरीदने के लिए करेगा। हर कोई ये चाहता है कि उसे क्या मिले, पैसा आए, उसके पास क्या है, मनी आए। फिर उस मनी का उपयोग कैसे करे, कोई ना कोई चीज खरीदने के लिए इसका उपयोग करता है। इतना आया सभी को समझ में। फिर उसके बाद लिखा है जब दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज खरीदने और बेचने की सहमति रखते हैं, इस आवश्यकता को दोहरा सहयोग कहते हैं, जिसको मैं आपको समझा चुका हूं कि दोहरा सहयोग क्या होता है, एक एक चीज डेफिनेशन के साथ। उसके बाद आता है मुद्रा विनिमय। मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्य स्थिरता का काम करती है। मध्य मतलब बीच में काम करती है मुद्रा में, और इसे हम विनिमय का माध्यम कहा जाता है। विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज या बदलना, याद रखना क्या होता है, एक्सचेंज या बदलना। फिर उसके बाद आता है मुद्रा के आधुनिक रूपों में। मुद्रा आधुनिक मतलब पुराने रूपों में करेंसी, कागज के नोट और सिक्के क्या है, शामिल है। ये आपको ध्यान रखना है। तो मुद्रा के रूप में ये सारे के सारे क्या है, इनमें शामिल है सारी चीजें। फिर आता है मुद्रा के क्या क्या याद रखना, करेंसी में इसका उपयोग कर सकते हैं, कागज के नोटों में और सिक्के में यूज करते हैं। फिर आता है भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरह से करेंसी नोट जारी करती है। भारतीय रिजर्व बैंक क्या होती है, बराबर अच्छी तरीके से एक प्रॉपर वे में मैंने आपको पूरा का पूरा समझाया है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का क्या होता है, माध्यम स्वीकार करता है। लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में कार्य रखते हैं। चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता जिसका किसी बैंक में खाता है एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है, याद रखना। अब बात करते हैं मुद्रा को अपन मनी जो होती है चेक के रूप में भी अपन काम कर सकते हैं। और किसी को पैसा देना है तो आप चेक दीजिए, उसमें रकम लिख दीजिए इतनी, तो उसके रूप में भी काम हो जाएगा। मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्य प्रणाली में से बहुत करीब से जुड़े हुए थे। भारत में बैंक जमा केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बैंक जमा राशि लोगों को की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करती है, जिसको ऋण चाहिए उसकी आवश्यकता काम करेगी। फिर उसका पता होना चाहिए आपको, क्योंकि ये फैक्ट जो है वन वर्ड में पूछते हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण ले पर लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती थी। अगर पुराने टाइम पे अगर कोई लेता था क्रेडिट कार्ड से अगर पैसा लेता था तो वो फसल वगैरह के लिए लेते थे, याद रखना। ब्याज दर, समर्थक ऋण दर, आवश्यक काम जात और कागजात और भुगतान के तरीकों की सम्मिलित रूप से ऋण का शर्तों पर करते थे, ये पता नहीं। फिर मेन फैक्ट आता है आपका, विभिन्न प्रकार के ऋणों को 2 वर्गों में बांटा गया, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के में बांटा गया। पहले वर्ग में बैंकों और सहकारी समितियों के लिए कर्जे आते थे। अनौपचारिक उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, हिस्सेदार आते थे। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक ऋणों से कार्यप्रणाली पर नजर रखती थी। फिर उसके बाद आता है अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है, अनौपचारिक ज़्यादा महंगा पड़ता है। औपचारिक स्रोत सभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरत को 50% पूरा कर पाता है। फिर उसके बाद लास्ट आता है इसमें स्व सहायता समूह। स्व सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते और बचत बनाते हैं। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको कि स्व सहायता समूह क्या होता है। चलिए बेटा, अब आपको बता रहा हूँ कि स्व सहायता समूह पढ़ना क्यों जरूरी है। क्या लिखा, क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, स्व सहायता समूह किसे कहते हैं, इसके गठन के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, अथवा में स्व सहायता समूह के गठन के कोई 4 उद्देश्य लिखिए। तो इसमें आपको पता होना चाहिए स्व सहायता समूह निर्धन व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संगठन होता है। संगठन मतलब क्या होता है, एक समूह होता है। इन समूहों का गठन आपसी सहयोग द्वारा अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। अब क्या होता है, एक समूह होता है,
इस समूह का क्यों बनाया गया है? जो कि लोगों की समस्याएं जो होती हैं, निर्धन मतलब गरीब लोग जो होते हैं, उनकी कुछ भी समस्या होती है उनका समाधान कर सकें। यह समूह अपने सदस्यों के बीच छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहित करता है। छोटी छोटी जो बचत होती है उनको प्रोत्साहित करता है। इन बचतों को बैंक में जमा किया था, मतलब जैसे मान लो 100 रुपये 200 रुपये, सभी लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इनको बचत को जो बचा बैंक में बचत कर लेंगे, बचत करके बैंक में इनको जमा कर देंगे। बैंक के जिस खाते में यह राशि जमा की जाती वह खाता समूह के नाम से होता है। ये याद रखना है, किसी एक व्यक्ति के नाम से नहीं होगा। जो खाते का नाम होगा वो एक समूह के नाम से होगा, ताकि किसी कोई तरह की परेशानी ना हो। सामान्यतः एक समूह के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 20। अधिक से अधिक कितनी होगी? 20 होगी। 20 से कम इसमें नहीं होगी। प्रातः समूह के सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी पहुंच बैंक आदि वित्तीय संस्था तक नहीं होती। अतः समूह सदस्य की बचत ऐसी विधि सीखता है जो सदस्य की आवश्यकता पूर्ति हेतु उपयुक्त होता है। समूह सदस्य को कम ब्याज दर पर आसानी छोटे छोटे ऋण उपलब्ध कराता है। इन समूहों ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समूह की बैंकिंग संबंधी गतिविधियों का उद्देश्य समाज के उन निर्धन और पिछड़े व्यक्तियों को जोड़ता है जिनको अभी तक अनदेखा किया गया है। देश में स्व सहायता समूह महिलाओं का हो सकता है, पुरुषों का भी हो सकता है, या फिर महिला और पुरुष दोनों का भी मिश्रित मतलब मिक्स दोनों का भी हो सकता है। परंतु यह देखा गया कि महिला स्व सहायता समूह अधिक सफल रहे। पुरुषों का जो स्व सहायता समूह वो सफल नहीं रहा है, महिलाओं का सबसे ज़्यादा सफल हुआ। अब बात करते हैं जो स्व सहायता समूह है उसके क्या क्या उद्देश्य हैं। स्व सहायता समूह जो है गठन करने के निम्नलिखित क्या, अब इसको अपन बना रहे हैं भैया स्व सहायता समूह। अब भाई उसका रीज़न भी होना चाहिए ना, बनाने का क्या रीज़न है। पहला पॉइंट, सामूहिक रूप से संगठित होकर कार्य करने की भावना विकसित होती है। सदस्यों में बेहतर भविष्य के लिए बचत करने की आदत विकसित होती है। सदस्यों में स्वावलंबन की भावना का विकास होता है, मतलब मिलजुल के रहने का भावनाओं का विकास होता है। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, घरेलू हिंसा जैसे विषयों के प्रति जागृति उत्पन्न करना। सदस्य को ऋण प्रदान करने और स्वरोजगार के अवसर पर सर्जन करना। सरकार, बैंक तथा अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता से कल्याणकारी गतिविधियों का संचालन करते हैं। आया सबको समझ में कि नहीं? तो मैंने बेटा याद रखना पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट इस चैप्टर के मैंने बता दिए हैं, मुद्रा और साख के। तो आपको क्लास जैसी भी लगे भैया लाइक शेयर जरूर करना और बताया भी करना भैया, और सब्सक्राइब भी आपको जरूर करना है। ठीक है, तो धन्यवाद सभी का।